हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट संदीप प्रसाद और आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास हमारी होने वाली है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्राइम क्या होता है। कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर पनिशेबल होता है स्टेट और अदर अथॉरिटी के, हम उसको कहते हैं कि ये एक क्राइम है। जो क्राइम की हमारी ऐसी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जो हर जगह समान रूप से देखी जा सके। हर कंट्री की क्राइम की अपनी अपनी डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने कुछ 3 एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। अगर हम किसी का फोन उसकी परमिशन के बिना ले लेते हैं तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं बिना किसी लाइसेंस के तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। एग्जाम्पल 3 में ये कहा गया है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल रखने में असमर्थ हैं, उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। जो एग्जाम्पल 1 एंड 2 है ये हमारे एक्ट के एग्जाम्पल हैं और जो हमारा एग्जाम्पल 3 है ये हमारा ओमिशन का एग्जाम्पल है। ओमिशन का मतलब होता है कि लॉ के द्वारा आपको कोई काम करने के लिए कहा गया है और आप उस काम को नहीं करते हो तो कहते हैं कि आपने ओमिशन का अपराध किया है। डेफिनेशन ऑफ क्राइम। वैसे तो क्राइम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जो पूरे यूनिवर्स में एक साथ एक जैसे एक्सेप्ट की जाए, लेकिन जो हमारे बहुत से ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अपने वर्ड्स में इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है और लॉ के द्वारा पनिशेबल है वो क्राइम है। अब सोसाइटी को हार्म करने वाली क्या चीजें हो सकती है? सोसाइटी को हार्म करने के लिए या तो लॉ का प्रोहिबिटेड होना चाहिए या फिर उसका ओमिशन होना चाहिए। प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ कहता है कि आपको नहीं करना चाहिए और आप फिर भी उसे कहते हो तो आप पनिशेबल एक्ट करते हो। जैसे कि किसी का फोन चोरी करना, ये एक दंडनीय अपराध है। अगर आप ओमिशन की बात करते हो तो लॉ कहता है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए लेकिन फिर भी आप उस काम को नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? ओमिशन वाला काम करते हो। जैसे कि अगर पेरेंट्स को बोला जाए कि आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है लेकिन फिर भी वो बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं और बच्चा कमजोर या फिर बीमार पड़ जाता है तो कहते हैं उन्होंने ओमिशन का कार्य किया है। और यही दोनों चीजें जो है एक एक्ट को क्राइम की डेफिनेशन देते हैं। अगर हम ऑस्टिन की क्राइम की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑस्टिन कहते हैं ऐसा कोई भी एक्ट जो लॉ को वायलेट करता है जिसके कारण हमें पनिशमेंट मिलती है सॉवरिंग यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्राइम कहलाया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी क्या करता है? पनिशमेंट देता है। और ये पनिशमेंट कौन एग्जीक्यूट करता है? ये पनिशमेंट एग्जीक्यूट करता है पुलिस डिपार्टमेंट। रॉशल की डेफिनेशंस अगर देखी जाए तो रॉशल की डेफिनेशंस भी कहीं हद तक यही कहती है कि कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन जो लॉ के द्वारा फॉरबिट है और लॉ में ही उसकी पेनल्टी का प्रोविजन है वो क्या कहलाया जाएगा? वो क्राइम कहलाया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। किसी भी एक्ट को क्राइम कंसिडर करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि जो दोषी है उसको किस तरीके की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है एक्टस रियस जिसको गिल्टी या फिजिकल एक्ट भी बोलते हैं, तीसरा है मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड, और चौथा है हार्म और इंजरी। इन चारों को मिलकर के पर्टिकुलरली एक एक्ट क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर ये चारों नहीं होंगे या इन चारों में से कोई एक भी चीज एब्सेंस होगी तो वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही कोई भी एक अनलॉफुल एक्ट जो है वो कमिट किया जा सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग कौन होते हैं? जो होमो स्पेनिस स्पीसीज के मेंबर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिनके अंदर क्या एबिलिटी होती है? वो सोच सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो इमोशनली कनेक्ट रह सकते हैं। जैसे कि उनकी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके पास बॉडी, ब्रेन, सेंसेस होते हैं। उनकी मेंटल एबिलिटी होती है जो कि सोच सकती हैं, याद कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, जिसके कारण वो एक सोशल नेचर फॉर्म करते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और उनके अंदर एक रिलेशनशिप वाली भावना होती है जो कि अपनी सोचने, समझने की और याद करने की शक्ति से ये पता लगाते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें हमारे पास नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों इंक्लूड होते हैं।
जो कि सेक्शन 2 ऑफ 26 ऑफ बीएनएस में दिया गया है और सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। यहाँ पे अब आपको एक फोटो दिख रही होगी, एक पिक्चर दिख रही होगी, जिसमें एक पिग है जो कटघरे में खड़ा हुआ है और कुछ एडवोकेट्स हैं जो उस पर पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो जो हमारा पहले एशियन टाइम हुआ था, हमारे एशियन टाइम में जो हमारे एनिमल्स थे उनको भी पनिश किया जाता था उनके एक्ट के लिए, लेकिन मॉडर्न लॉ ने इस प्रॉब्लम को जो है एक्नॉलेज किया, एड्रेस किया और ये पता लगाया कि क्राइम के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मेंसरिया, यानी कि गिल्टी माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एनिमल्स के पास नहीं होता, वो केवल ह्यूमन बीइंग के पास होता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। एक्टस रियस हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ क्राइम, जो कहता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई भी फिजिकल एक्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक्टस रियस क्राइम के फिजिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अगर वास्तविक में कोई क्राइम हुआ है तो वो दिखना चाहिए, केवल ख्यालों में किया गया हुआ क्राइम क्राइम नहीं कहलाता। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये एक लैटिन मैक्सिम है जो कहती है कि एक्ट अपने आप में किसी पर्सन को गिल्टी नहीं कहलाता जब तक उसको करने के पीछे उसका माइंड गिल्टी ना हो। अगर एक्टस रियस एब्सेंट है तो वहां पे क्राइम नहीं होगा, यानी कि वहां पे कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया गया है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ये कहता है कि मिस्टर ए का इंटेंशन है मिस्टर जेड को मारने का। दूसरे पार्ट में कहते हैं मिस्टर ए ने परचेज की है लाइसेंस पिस्टल जेड को मारने के लिए, जो कि अपने आप में एक क्राइम नहीं है, क्योंकि लाइसेंस पिस्टल रखना कोई दंडनीय अपराध नहीं है। थर्ड पार्ट हमारा ये कहता है कि मिस्टर ए ने पिस्टल फायर कर दी है मिस्टर जेड के ऊपर, जिसके कारण मिस्टर जेड की डेथ हो गई। तो ए ने क्या किया, यहाँ पे ए ने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पे ये जो है पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। मर्डर जो सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है और सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। तीनों कैटेगरी में, तीनों पार्ट में जो है अलग अलग पेनल्टी की प्रोविजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो हमारा पहला पार्ट था, जहां पे केवल इंटेंशन थी हमारे पास, वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लाइसेंस परचेज करना पिस्टल के लिए वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब हम उस पिस्टल से किसी के ऊपर फायर कर देते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। क्या कोई इंसान सिर्फ गलत काम करने से ही अपराधी बन जाता है, या अपराध करते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और यही हमारा थर्ड और मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट है क्राइम का, यानी कि मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है अपराध करने का इरादा या फिर गलत काम करते समय उसकी मानसिक स्थिति। मेंसरिया कहता है कि जब कोई इंसान अपराध कर रहा है तो उसकी मेंटल स्टेट यानी कि इंटेंशन क्या है उस अपराध को करने के पीछे, क्या उसका माइंडसेट क्रिमिनल नेचर का है या नहीं, ये हमें मेंसरिया बताता है। मेंसरिया एक मैक्सिम पे डिपेंड करता है जो कि बहुत ही फेमस मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जो कहता है कि कोई भी पर्सन गिल्टी नहीं होता किसी एक्ट के लिए जब तक उस एक्ट को करने के पीछे उसका गिल्टी माइंड ना हो। हमारा भारतीय न्याय संहिता जो है लैटिन टर्म मेंसरिया को एक सीधे तरीके से ना यूज करके इसके जो अदर प्रारूप हैं, इसके जो अदर डेफिनेशंस है, अदर जो इसके वर्ड्स हैं वो यूज करता है, जैसे कि इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, नेग्लिजेंटली। ये सारे टर्म्स जो हैं इंटेंशन यानी कि मेंसरिया को दर्शाते हैं, ताकि जो भी अपराध किया गया है उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो क्राइटेरिया है वो हम अच्छे से देख सकें। मेंसरिया की अगर बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता ये वर्ड को डायरेक्टली यूज नहीं करता, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यानी कि जो उसकी मानसिक स्थिति वाला कॉन्सेप्ट है, उसको अलग अलग तरीके से यूज करती है, जैसे कि उसके लिए वो डिफरेंट वर्ड यूज करती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो मानसिक स्थिति है वो पूरे बीएनएस में आपको हर अपराध के पीछे देखने को मिलेगी। जैसे कि आप अगर इंटेंशनली की बात करते हैं, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, यहाँ पे एक इंसान जो क्राइम कमिट कर रहा है उसको पता होता है कि वो जो क्राइम कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कि अगर कोई एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए वो अनलॉफुल एक्ट करता है तो मानते हैं कि उसने वो इंटेंशनली काम किया है, जिसमें
मैंसरिया का जो लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल होता है और इसके कारण जो उसको पनिशमेंट मिलती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो ए ने जो है बी को शूट किया गन से और उसको मार दिया, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है मारने की वो ए को पता थी कि अगर वो उस पर शूट करता है तो वो उसको जान से मार देगा, इसीलिए उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो उसको मर्डर के लिए मिलेगी। दूसरी जो वर्ड है वो है मोटिव यानी कि मकसद। मकसद क्या बताता है, जो हमारा इंटेंशन है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों वो काम करने के लिए आतुर हुआ, क्यों उसको वो काम करना पड़ा, वो उसका एक रीजन बताता है कि पर्टिकुलर रीजन को सेटिस्फाइड करने के लिए उसने वो काम किया। मोटिव जो है वो मेंसरिया का पार्ट नहीं है, लेकिन मोटिव जो है वो यूजुअली पनिशमेंट में भी इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये कोर्ट को बहुत हेल्प करता है दो चीजों में। किस चीज में, एक तो इंटेंशन को डिसाइड करने में कि इंटेंशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन से लेवल पे है, हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है या फिर लोवेस्ट लेवल पे है। दूसरा, ये पनिशमेंट को रिड्यूस कर देता है उसके रेयर केसेस में, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इंटेंशन को देख करके ही पनिशमेंट बढ़ाई या फिर घटाई जाती है। लेकिन अगर आप मोटिव को एक तरफा लेके चलेंगे तो मोटिव अपने आप में ही ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है और ना ही किसी की लायबिलिटी रिमूव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेके चलते हैं, ए किल्स बी बिकॉज बी इंसल्टेड हिम अर्लियर। ए ने क्या किया, बी को जान से मार दिया क्योंकि बी ने उसको कभी उसकी बेइज्जती की थी। तो यहाँ पे जो किलिंग है वो क्या है, इंटेंशन, और इंसल्ट का बदला लेना क्या था, एक रीजन यानी कि मोटिव। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि क्या हमारी इंटेंशन थी और क्या हमारा उसका मोटिव था। चलिए अब बात करते हैं मेंसरिया में यूज होने वाले दूसरे शब्द की, जिसको कहते हैं नोइंगली। जब कोई पर्सन किसी अनलॉफुल एक्ट को करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसको पता होता है, यानी कि उसके परिणाम के बारे में पता होता है कि जब वो उस एक्ट को करेगा तो वो एक्ट पर्टिकुलरली किसी इंसान को हार्म कर सकता है, तो कहा जाएगा कि उन्होंने नोइंगली वो अपराध किया है। अगर इसमें हम मेंटल स्टेट की बात करें तो मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ही लोवेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ही सीरियस नेचर की होती है, लेकिन जो इंटेंशनल ऑफेंस में दी जाने वाली पनिशमेंट होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करें तो ए ने क्या किया, एक भीड़ पे पत्थर फेंका जिसके कारण किसी एक इंसान को इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे जो है ए को इंजरी के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा ही एक दूसरा वर्ड है नेग्लिजेंटली, इसका मतलब है लापरवाही, जो कि मानसिक स्थिति को बताता है। ये कहता है कि जब कोई एक्ट विदाउट प्रॉपर केयर किया जाता है, जो केयर उसके लिए होनी चाहिए, तो कहा जाएगा कि वो एक्ट नेग्लिजेंटली परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया रहती है, क्योंकि यहाँ पे अनइंटेंशनली और केयरलेस के साथ वो काम किया गया है। लेकिन इसकी पनिशमेंट की जो बात की जाए तो वो इंटेंशन और नॉलेज से बहुत ही कम दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉक्टर है जिन्होंने किसी की सर्जरी करी और अपने जो सर्जिकल टूल है उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो है उनको नेग्लिजेंटली के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 14 टू 44 हमें जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में बताता है, जो कि ये कहता है कि हर अपराध के पीछे मानसिक स्थिति का होना जरूरी नहीं है, वहां पे मेंसरिया का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिसमैन ने एक्स को अरेस्ट किया ये समझ के कि वो एक वाई है और वाई जो है वो भागा हुआ मुजरिम है, तो यहाँ पे जो है मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी हुई है, जिसके कारण पुलिसमैन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। दूसरे एग्जाम्पल में एक आदमी ने क्या किया, एक ही शैडो को देख करके शूट कर दिया ये समझ के कि वो एक टाइगर है। यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, लेकिन गुड फेथ में, तो कहा जाएगा उस इंसान ने कोई भी अपराध नहीं किया है। हार्म और इंजरी एलिमेंट ऑफ क्राइम का फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि ये बताता है कि किसी इंसान को लॉस या फिर डैमेज हुआ है, और वो लॉस और डैमेज किस प्रकार का होता है, शारीरिक, आर्थिक या फिर मानसिक तरीके से उसको जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस अपराध के लिए उस अपराधी को उसकी पनिशमेंट देते हैं। क्रिमिनल लॉ भी हमारा यही कहता है कि जो ऑफेंस है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें कोई इंजरी इन्वॉल्व ना हो।
विदाउट इंजरी या विदाउट हार्म जो एक्ट है वो इनकम्प्लीट रहता है, जिसके कारण उसके अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दी जाती है, ना कि उसके पूरे क्राइम के लिए। अगर फिजिकल हार्म की बात हम करें तो फिजिकल हार्म उसको कहते हैं जहां पे हमारी ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मारना, बोन फ्रैक्चर करना या फिर डेथ करना, ये सारे के सारे फिजिकल हार्म्स में आते हैं। मेंटल और इमोशनल हार्म उसको कहते हैं जब हम किसी के माइंड, फीलिंग या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम करते हैं तो वो कहते हैं मेंटल और इमोशनल हार्म। जैसे कि किसी को डराना, उसके साथ हरेसमेंट करना, उसको किसी के सामने इंटेंशनली इंसल्ट करना, ये सारे के सारे मेंटल और इमोशनल हार्म्स कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी हार्म किसको कहते हैं, जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है वहां पे प्रॉपर्टी फाइनेंशियल हार्म कहलाते हैं। जैसे कि चोरी करना, किसी के साथ चीटिंग करना, किसी के प्रॉपर्टी पे आग लगा देना, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल हार्म कहलाते हैं। अच्छा, रेपुटेशन हार्म क्या कहलाते हैं? रेपुटेशन हार्म वहां पे होता है जहां पे हम किसी पब्लिक फिगर पे या फिर उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, उस पर हम अगर सवाल उठाते हैं, उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, तो वो रेपुटेशन हार्म कहलाते हैं। जैसे कि डिफेमेशन, किसी के बारे में फॉल्स न्यूज देना, ये सारा का सारा रेपुटेशन हार्म कहलाता है। सोशल हार्म किसको कहते हैं? जो हम सोसाइटी के प्रति करते हैं। अगर सोसाइटी में कोई हार्म करते हैं या फिर एनवायरनमेंट में कोई हार्म करते हैं तो वो कहता है सोशल हार्म। जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज, ये सारे के सारे हमारे सोशल हार्म्स में आते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस दीजिए, ताकि हमें आगे ये पता चलता रहे कि हमें आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बना के देनी है। हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देते रहेंगे।